Hello students, today we will read SST Part 1 History Chapter 1 The Rise of Small Kingdom States छोटे छोटे राज्यों का विकास सन 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। सो चिल्ड्रन, प्रीवियस चैप्टर में हमने अर्ली ह्यूमंस और आर्यों के बारे में और पावरफुल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, जिसमें मौर्य डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी और वर्धन डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ वो पढ़ने वाले हैं। आफ्टर किंग हर्षवर्धन इन 647 AD, आफ्टर दैट इन नेक्स्ट 600 years many new small kingdoms arise. Many Rajput kingdoms arise in नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। सन 647 में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उसके बाद आने वाले 600 वर्षों तक भारत में कोई भी बड़ा राज्य नहीं बना और पूरे भारत में कई छोटे छोटे राज्य बन गए। Why did this happen? फिर क्या हुआ? From where did these small kingdoms arise? Who were the famous kings of the time? How did they manage to maintain large armies to protect their kingdoms and more territories? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे राज्य कहाँ से आए, छोटे छोटे राज्य कैसे बन गए, ऐसा क्यों हो गया, इस समय के प्रमुख राजा कौन कौन थे, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाउ न्यू किंग्स एंड डायनेस्टीज वेयर फॉर्म्ड, नए राजा और राजवंश कैसे बने। सन 650 के आसपास के प्राप्त शिलालेखों और ताम्रपत्रों से पता चलता है कि इस समय भारत में कई शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने अपने आसपास के इलाकों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, लेकिन बाद में इन राजाओं के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे। इस कारण उनके जो राज्यों के अधिकारी, प्रांत प्रमुख और सेना प्रमुख आदि अपने इलाकों में ज्यादा आजादी से शासन करते थे और धीरे धीरे उस राजा की अधीनता मानने से भी इनकार करने लगे। परंतु 8वीं सदी में उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाकर अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी शक्तिशाली योद्धा ने अपने साथियों के साथ कमजोर कबीलों और बस्तियों पर आक्रमण कर दिया और जो आगे चलकर उसने दूसरे इलाकों से ब्राह्मण, व्यापारी और किसानों को बुलाकर वहां बसाया और खुद को वहां का राजा घोषित कर दिया। उदाहरण के लिए राजस्थान में जोधपुर के पास घटियाला से मिले एक शिलालेख से हमें पता चला कि इस क्षेत्र में प्रतिहार वंश के लोगों का शासन इसी तरह स्थापित हुआ था। जबलपुर के निकट त्रिपुरी राज्य के कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया। धीरे धीरे उन इलाकों के लोगों पर उनका दबदबा बढ़ता गया और लोग उनकी बातें मानने लगे। इन परिवारों ने अपने को श्रेष्ठ और ऊंचा सिद्ध करने के लिए अपने वंश का संबंध देवताओं और ऋषियों से भी जोड़ा। उदाहरण के लिए बंगाल में पाल वंश एवं मध्य भारत में कलचुरियों का उत्थान कुछ इसी तरह से हुआ था। इन ताकतवर परिवारों को राजवंश के रूप में स्थापित करने और राज्य की व्यवस्था बनाने में ब्राह्मणों ने बड़ी सहायता की। राजा ब्राह्मणों को कभी कभी पूरे गांव के गांव या फिर गांवों से प्राप्त होने वाला संपूर्ण लगान दान में दे देते थे। ब्राह्मण राजाओं की वंशावली बनाते थे जिसमें उन्हें चंद्र, सूर्य या किसी महान ऋषि का वंशज बताया जाता था। और जो भाट होते थे दरबारी कवि होते थे। स्थानीय भाषा में राजा व उसके पूर्वजों की प्रशंसा में गीत गाकर राजा एवं उसके वंश के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और गर्व के भाव जगाते थे। छत्तीसगढ़ में चारण कवि की परंपरा थी। खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबार में कवि दलराम राव थे। इन्होंने अपनी कविताओं में राजा की प्रशंसा के साथ ही पहली बार छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया था। ओके चिल्ड्रन, सो अब हम पढ़ेंगे अधिपति राजा और सामंत राजा। मोनार्च एंड फ्यूडल किंग्स। क्या होते हैं अधिपति और सामंत राजा? राजाओं की संख्या बढ़ने से भूमि और अधिकार क्षेत्र के विस्तार को लेकर अनेक युद्ध हुए। इन दिनों जो राजा हार जाते थे उन्हें आमतौर पर अपने राज्य अनेक युद्ध से उन्हें आमतौर पर अपने राज्य वापस मिल जाते थे, पर बदले में उन्हें विजयी राजा की कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। जैसे पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है। विजयी राजा अधिपति कहलाता था किंतु पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था, यह दिखाने के लिए कि वह किसी राजा का अधीन है। पराजित राजा को अपने नाम के आगे यह बात लिखनी पड़ती थी, जैसे परमा भट्टारक परमेश्वर महाराजधीराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाले महासामंत श्री क्षितिपाल।
इसके अतिरिक्त सामंत अपने अधिपति के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उसके पास समय समय पर मूल्यवान भेंट भी भेजते थे। साथ ही जब भी अधिपति राजा कोई युद्ध लड़ने जाता था तो वह उनकी सहायता के लिए अपनी सेना ले जाकर देते थे। तो चिल्ड्रन, पराजित राजाओं को उनके राज्य वापस लौटा देने से विजयी राजा को क्या लाभ होता रहा होगा, ये आप लोग भी सोचिए। इस प्रकार प्रमुख राजवंश बने, जैसे सन 800 ईस्वी से लगभग 1000 ईस्वी तक उत्तर, पूर्वी और मध्यकाल दक्षिण में 3 बड़े प्रभावशाली राजवंश बने। जैसे उत्तर भारत में प्रतिहार वंश, उत्तर भारत में यहाँ पे प्रतिहार वंश है ना, पूर्वी भारत में पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश बने। इन 3 वंशों के राजा कन्नौज पर अधिकार करने और उत्तरी भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए आपस में लगभग 200 वर्षों तक लड़ते रहे और इसी कारण तीनों राज्यों की शक्ति भी नष्ट हो गई। देखिए यहाँ पर 800 ईस्वी से लगभग 1000 ईस्वी तक 3 बड़े प्रभावशाली राजवंश, जैसे उत्तर भारत में प्रतिहार वंश, पूर्वी भारत में पाल वंश और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश। सो चिल्ड्रन, आज हमने जाना कि जो छोटे छोटे राज्यों का उदय कैसे हुआ था, है ना, जो छोटे छोटे राज्यों का विकास कैसे हुआ। तो आप लोग इस चैप्टर को घर में रिवाइज कीजिए और आगे के जो वीडियोस हैं वो हम इसी तरह बताते रहेंगे। वीडियो के जरिए आप लोगों को भी क्वेश्चन आंसर भेजते रहेंगे। तब तक के लिए आप स्टे होम, स्टे सेफ।